नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बीते 12 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 बार बढ़ चुके हैं और ये 7 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 117 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 108 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम 98 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गए। कीमत बढ़ने के बाद कोलकाता में पेट्रोल 112 रुपए 19 पैसे और डीजल 98 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूस से तेल खरीदने की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत ने रूस से रियायती दामों पर कच्चे तेल की खरीद की है। उन्होंने कहा कि हमने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि खैर हमने खरीदारी शुरू कर दी है, हमें रूस से काफी बैरल मिले हैं, 3-4 दिनों की आपूर्ति हो जाएगी और ये जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने कई मंचों पर भारत की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं अपने देश के राष्ट्रीय हित को पहले रखूंगी। अगर ईंधन उपलब्ध है और छूट पर उपलब्ध है तो मुझे इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए। मुझे अपने लोगों के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए हमने पहले ही खरीदारी शुरू कर दी। आसमान छूती महंगाई के बीच मध्य प्रदेश में शराब सस्ती हो गई है। दवा और बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दूध की कीमत पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। शराब सस्ती हो जाने पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शर्मिंदगी जताई है। शिवराज सरकार ने नई आबकारी नीति को मार्च महीने में हरी झंडी दी थी। कैबिनेट द्वारा पारित नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। नई नीति लागू होने के बाद भारत में बनी विदेशी शराब की कीमतें मध्य प्रदेश में 20% तक कम हो गई हैं। राज्य में उगाए गए अंगूर से बनी शराब को भी एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। शिवराज सरकार ने विदेशी शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 13% से घटाकर 10% कर दिया है। इसको लेकर उमा भारती ने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ। उमा भारती ने एक ट्वीट में कहा कि मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं व बेटियों के साथ हूँ। शराबखोरी के शिकार हो रहे बेटों के लिए भी चिंतित हूँ। उनकी इज्जत व जान पर खेलकर हम राजस्व कमा रहे हैं, इस पर शर्मिंदा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण पर भारतीय जनता पार्टी सांसद राकेश सिन्हा की ओर से बढ़ाए गए बिल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने इनकार कर दिया। उनके दखल देने के बाद शुक्रवार को सिन्हा को अपने विधेयक को वापस लेना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कहा है ये सही है कि बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं की वजह होती है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि शिक्षा तथा जागरूकता के प्रसार से जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश में प्रजनन दर 2% तक पहुंच गई है। साल 2025 तक इसे और कम करने की ओर देश आगे बढ़ रहा है। देश में जनसंख्या वृद्धि की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पंजाब में एक तरफा जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी ने राज्य में शनिवार से शुरू होने वाले कार्यक्रमों की एक सीरीज बनाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके पंजाब समकक्ष भगवंत मान पहले ही 2 दिवसीय यात्रा पर अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। शनिवार को वे साबरमती आश्रम जाएंगे और फिर 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे, जिसे पार्टी तिरंगा यात्रा कह रही है। इसके बाद रविवार को अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इसी साल के अंत में गुजरात चुनाव होने हैं और केजरीवाल घोषणा कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के प्रमुख गवाह प्रभाकर सेल का कल निधन हो गया। उनके वकील तुषार खंडारे के अनुसार कल चेंबूर के माहुल इलाके में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। प्रभाकर सेल मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में स्वतंत्र गवाह थे। उन्होंने दावा किया था कि वो केपी गोसावी के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। प्रभाकर सेल वही शख्स हैं जिसने एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सीबीआई को एजेंसी की निष्पक्षता को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समय के साथ राजनीतिक कार्यकारिणी बदल जाएगी, लेकिन आप एक संस्था के रूप में स्थायी हैं। सीजे रमना शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 19वें डीपी कोहली स्मृति व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। सीजे रमना ने कहा, समय के साथ राजनीतिक कार्यकारिणी बदलेगी, लेकिन आप एक संस्था के रूप में स्थायी हैं। अभेद्य बने और स्वतंत्र रहें। अपनी सेवा के लिए एकजुटता की शपथ लें। आपकी बिरादरी ही आपकी ताकत है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में सीबीआई के पास जनता का अपार विश्वास था, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वास्तव में न्यायपालिका सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने की अपीलों से भर जाती थी,
लेकिन समय बीतने के साथ अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की तरह सीबीआई भी गहरी सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गई। इसकी कार्रवाई और निष्क्रियता ने अक्सर इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। लगातार खराब होते हालात के बीच श्रीलंका में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल लगाने की घोषणा की है। गुरुवार शाम को बड़ी संख्या में लोगों ने राजधानी कोलंबो में प्रदर्शन किया था और राष्ट्रपति के आवास तक मार्च निकालने की कोशिश की। तब उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई और इसमें कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सड़क पर उतरे लोगों की मांग थी कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को हटा दिया जाना चाहिए। इसके बाद कोलंबो के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था और माना जा रहा था कि वहां की हुकूमत कोई कड़ा कदम उठा सकती है। श्रीलंका के संविधान के आर्टिकल 155 के मुताबिक राष्ट्रपति अपने विवेक से आपातकाल का ऐलान कर सकते हैं और इसे अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले कहा कि उनके पास विश्वसनीय जानकारी है कि उनकी जान को खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो डरते नहीं हैं और एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक पाकिस्तान के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। एआरवाई न्यूज के साथ बातचीत में खान ने कहा कि सेना ने उन्हें 3 विकल्प दिए हैं: अविश्वास मत, जल्दी चुनाव या प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा। खान ने कहा कि न केवल उनकी जान को खतरा है बल्कि विदेशी हाथों में खेल रहा विपक्ष भी उनके चरित्र का हनन का सहारा लेगा। क्रिकेटर से राजनेता बने 69 वर्षीय नेता ने कहा कि मैं अपने देश को सूचित करता हूं कि मेरी जान को भी खतरा है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1260 नए मामले सामने आए हैं और 83 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब देश में कोरोना के 13,445 सक्रिय मामले हैं, यानी ऐसे मरीज जिनका अभी इलाज चल रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।